हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज़ में। आज तारीख है 9 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। 499 रुपीज़ का ईयरली सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी का सब्सक्रिप्शन 299 रुपीज़ का है। एक स्पेशल ऑफर के अंतर्गत आपको 499 का सब्सक्रिप्शन जो है वो 399 रुपीज़ में दिया जा रहा है टिल 15 अगस्त। आपको क्या करना है कि 399 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है हमारे साथ व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं तो आप यह सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो अभी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके PDF नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि RBI मैंडेट करती है बैंकों को कि वो टोटल लोन का सर्टेन पोर्शन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या इस स्पेसिफाइड सेक्टर में लेंड करें। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडियन बैंक्स लायबल हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि स्टार्टअप को हाल में ही ऐड किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की लिस्ट में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंडियन बैंक्स के साथ फॉरेन बैंक भी जो होते हैं वो लायबल होते हैं। जो भी फॉरेन बैंक्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। हाल में ही ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ इकोनॉमिक मेजर्स लिए हैं जिसमें रिवाइज़ किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स को और साथ में इंक्रीज़ किया गया है लोन टू वैल्यू रेशियो गोल्ड लोन्स पे। और जो तीसरा जो लिया गया है मेजर वो है कि जो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं यानी फ़ोनपे या गूगल पे से कोई भी डिजिटल पेमेंट करते हैं और उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसके रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को भी इस इकोनॉमिक मेजर के अंतर्गत नोटिस में लिया गया है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही है कि RBI मैंडेट करती है बैंकों को लेंड करने के लिए, साथ में शेड्यूल्ड बैंक कमर्शियल बैंक के साथ फॉरेन बैंक्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। PSL के अंतर्गत स्टार्टअप को भी ऐड किया गया है और कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो पहले से PSL के अंतर्गत आती है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी जो PSL के अंतर्गत आते हैं। तो बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रिगार्डिंग है। ये इसके कुछ सेक्टर्स हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आते हैं। तो एजुकेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, पर्सनल लोन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीडियम एंटरप्राइजेस है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, लो कॉस्ट हाउसिंग है, एग्रीकल्चर है एंड स्टार्टअप है। तो बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। अब सब एक साथ देख पा रहे होंगे आप। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पर्सनल लोन को छोड़ के, पर्सनल लोन को अगर हटा दें तो सारे के सारे जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए एक बार इस लिस्ट को कम्प्लीटली देख लेते हैं। ये उसी वजह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है क्योंकि RBI ने इकोनॉमिक मेजर्स लिए हैं, कुछ रिफॉर्म्स किए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की लिस्ट में आते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है क्यूबा के। कौन कौन सी ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जो क्यूबा को सराउंड करती हैं। तो पहला ऑप्शन है गल्फ ऑफ मैक्सिको, दूसरा सरगैसो सी, तीसरा कैरेबियन सी। बताइए कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तीनों की तीनों वाटर बॉडी जो होती हैं वो क्यूबा को सराउंड करती हैं। आइए मैप में देख लेते हैं एक बार इसको भी। देखिए मैप में ये है क्यूबा, ये रहा आपका क्यूबा। क्यूबा के अगर हम नीचे के साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा कैरेबियन सी, और अगर आप साउथ के साइड देखेंगे मतलब साउथ वेस्ट साइड के देखेंगे तो आपको दिखेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगर ईस्ट के साथ देखेंगे तो बहामास के पास यहाँ पे है सरगैसो सी। तो इसीलिए तीनों वाटर बॉडी सराउंड करती हैं क्यूबा को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है रिगार्डिंग हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। स्टेटमेंट्स इस प्रकार हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एक नोडल एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि नॉन पर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत फॉर्म की गई है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हैंडलूम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है।
तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। मैं आपको बता दूं सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं कैसे। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी के रिगार्डिंग दी गई है जो सेम स्टेटमेंट में मेंशन थी, कुछ नया नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है वो मैरीटाइम जोन्स के बारे में है। हमें पता करना है कौन सा मैरीटाइम जोन परफेक्टली मैच्ड है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहला जो मैरीटाइम जोन है वो टेरिटोरियल सी के बारे में है। ये जो टेरिटोरियल सी है वो एक्सटेंड करता है सीवर्ड साइड पे 24 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन से, और यहाँ पर राइट टू इनोसेंट पासेज अलाउड नहीं है। दूसरा जो जोन है वो कॉन्टिगुअस जोन के बारे में है। ये एक्सटेंड करता है 12 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन से, और जो कोस्टल स्टेट है उसके पास लिमिटेड राइट है जहाँ पे इनोसेंट पासेज अलाउ की जा सकती है। तीसरा जो है वो EEZ के बारे में है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। ये 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है सीवर्ड साइड में बेस लाइन से, लेकिन यहाँ पे जो कोस्टल स्टेट है उनके पास राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट दोनों है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्लाइट। मतलब फ़्लाइट को भी ये प्रोहिबिट कर सकते हैं और नेविगेशन को भी ये प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कौन कौन से जो जोन है वो परफेक्टली मैच्ड हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तीनों के तीनों परफेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसलिए तीनों के तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन डी हो जाता है नन ऑफ द अबव। आइए एक बार मैरीटाइम जोन्स की स्टडी कर ले, कौन सा मैरीटाइम जोन कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये है हमारा बेस लाइन। बेस लाइन से जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो इंटरनल वाटर होता है, यानी कोस्टल एरिया वाला रीजन। बेस लाइन से अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स तक चलेंगे तो आपका आता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स तक यानी आपका टेरिटोरियल सी एक्सटेंड करता है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेरिटोरियल सी से कॉन्टिग्यूअस जोन जो होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स होता है, इसलिए वो जो दोनों स्टेटमेंट थे इनकरेक्ट थे। वहाँ पे ये मेंशन था कि टेरिटोरियल जोन जो है वो 24 नॉटिकल माइल्स है, लेकिन 24 नॉटिकल माइल्स आपका क्या है, कॉन्टिग्यूअस जोन है, और जो आपका टेरिटोरियल जोन है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है। तो आपका जो टेरिटोरियल जोन होता है ना 12 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन से, ये आपका नेशनल एयर स्पेस होता है, यानी ये कोस्टल स्टेट के नेशनल स्पेस के अंतर्गत आता है। अगर आप एक बार टेरिटोरियल सी को क्रॉस कर जाते हैं तो इंटरनेशनल एयर स्पेस आ जाता है। यहाँ पे सारी स्पेस फ्लाइट्स अलाउड है, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो। उसके बाद हम देख लेते हैं EEZ के बारे में। EEZ क्या है, वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला होता है। तो यही है सारे टेरिटोरियल जोन के बारे में, और आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मैरीटाइम जोन कहाँ तक एक्सटेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के रिगार्डिंग, एक बार चाहे तो देख लेते हैं। टेरिटोरियल सी वही 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला होता है, और यहाँ पे क्या है कि लिमिटेड है, इनोसेंट पासेज जो है वो लिमिटेड है। कॉन्टिग्यूअस जोन में क्या है, स्पेस फ्लाइट्स एकदम अलाउड है, स्पेस राइट्स है, एयर राइट्स है, सब कुछ है, और 24 नॉटिकल माइल्स तक फैला होता है। EEZ के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक ये फैला है। उसके बाद आपको पता ही है कि यहाँ पे एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी एक्टिविटीज़ अलाउड है। इसका सोवरेन राइट होता है कोस्टल स्टेट के पास। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो EEZ के अंतर्गत जो कोस्टल स्टेट होता है उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं होता कि वो राइट कर दे या प्रोहिबिट, राइट टू प्रोहिबिट या लिमिट, मतलब ऐसा कोई भी राइट नहीं होता किसी भी कोस्टल स्टेट के बाद कि वो नेविगेशन और ओवरफ्लाइट को अपने EEZ जोन में प्रोहिबिट कर दे या लिमिट कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन जो है वो CAG के रिगार्डिंग है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि CAG को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट बाय अ वारंट अपनी सील और हैंड के अंतर्गत। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ऑफिस को होल्ड करने का पीरियड होता है CAG का वो 6 ईयर्स का होता है, या एट द एज ऑफ 62 तक होता है, या अप टू द एज ऑफ 62 ईयर्स होता है, जो पहले आ जाए।
तो अगर 62 ईयर्स का पहले हो जाता है तो वो तब तो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ता है, या 6 ईयर्स वो अपना टर्म पीरियड पूरा कर लेता है तो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अगर एक बार CAG अपना ऑफिस छोड़ देता, मतलब सीज हो जाता है टू होल्ड हिज ऑफिस, तो वो फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे वो स्टेट के अंतर्गत, उसको वो अलाउड नहीं होता है, एलिजिबल नहीं होता है। अलाउड क्या, एलिजिबल नहीं होता है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑप्शंस को भी ध्यान से देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं क्यों। मैं उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन फॉर्म क्यों हुआ। हाल में ही जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको CAG अपॉइंट किया गया है, और बाकी स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट था कि यहाँ पे 6 ईयर्स तो होता है उसका टर्म पीरियड, लेकिन जो उसका ये अप टू द एज होती है, उसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो 65 ईयर्स की होती है, ना कि 62 ईयर्स की। तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस वो नहीं ज्वाइन करता अगर एक बार वो अपने ऑफिस को होल्ड करने से सीज हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन जो है वो किसान रेल के बारे में है। स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इंडियन रेलवेज़ ने इंट्रोड्यूस किया है किसान रेल को, जो कि देवलली महाराज से दानापुर के बीच में चलेगी। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये पहली ऐसी सिंगल कॉमोडिटी ट्रेन है, जैसे बनाना स्पेशल टाइप। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि ये जो ट्रेन है इसके जो कोचेज है वो रेफ्रिजरेटर है, जो पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है इनको लाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, बाकी 1 और 3 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं कैसे। देखिए जो किसान रेल है वो देवलली महाराज से दानापुर के बीच में तो चलाई गई है, लेकिन ये फर्स्ट एवर सिंगल कॉमोडिटी ट्रेन नहीं है, मल्टी कॉमोडिटी ट्रेन है, इसलिए वो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। और लास्ट स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट था क्योंकि रेफ्रिजरेटेड कोच है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन ट्राइफेड के बारे में है। स्टेटमेंट सही हो, ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये नेशनल नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। ट्राइफेड जो है वो रजिस्टर्ड है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के अंतर्गत। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसके 2 फंक्शन है, माइनिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड डेवलपमेंट, दूसरा है रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। तो आइए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए ये हाल में ही न्यूज़ में था ट्राइफेड, क्योंकि इसका 33rd फाउंडेशनल डे था 6 अगस्त को। जो ट्राइफेड है वो एक नेशनल नोडल एजेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत है। ये जहाँ पे मेंशन है बिल्कुल क्लियरली मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, और जो इसका मेन फंक्शन वही है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और डेवलपमेंट और रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन जो है वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है वो रीबिल्ड करता है सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को और रीस्टोर करता है डिग्रेडेड सॉइल बायोडाइवर्सिटी को। दूसरा स्टेटमेंट इस प्रकार है कि जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है वो लीड करता है हेल्दी सॉइल को, केपेबल है हाई क्वालिटी को प्रोड्यूस करने में, और न्यूट्रिएंट डेंस फूड को भी साथ में प्रोड्यूस करने में केपेबल है, और साथ में साइमल्टेनियसली ये इंप्रूव भी करता जाता है, मतलब एक तरफ प्रोड्यूस भी करता है, दूसरी तरफ सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव भी करता जाता है। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है काउंटर करने के लिए वर्ल्ड्स फर्टाइल सॉइल को और बायोडाइवर्सिटी को। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, जो सॉइल से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड ऐसे जो इन स्टेटमेंट होते हैं ना वो जनरली बिल्कुल सही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप गूगल खोलिए और वहाँ पे पढ़िए कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से क्या क्या होता है, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट एक बार में मिल जाएंगे, एक क्लिक में। लेकिन अगर आप कहीं ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन खोजिए कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का यूज़ कहाँ नहीं होता या उससे क्या नुकसान है, आप उसका नेगेटिव एस्पेक्ट खोजने बैठेंगे, आपको एक भी इन्फॉर्मेशन गूगल पे नहीं मिलेगी। तो जो ऐसे साइंस से रिलेटेड या बहुत ही सिंपल
फ्लो वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो जनरली बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन सही होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गलत ऑप्शन बनाने बैठता ना, तो मुझे बहुत ही समय लगता, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती और बहुत सोचना पड़ता, उसके बाद भी मैं कोई भी स्टेटमेंट वैसा फॉर्म नहीं कर पाता। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब एक क्वेश्चन जो फ्रेम करने वाला इंसान होता है, जब मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, तो जब यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती होगी ऐसे, तो उनको भी इतनी ही दिक्कत का सामना करता होगा। तो इसीलिए ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, वो जनरली सही होते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो 10th क्वेश्चन है वो आंगनवाड़ी के से रिलेटेड है। तो आइए देख ले स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट की जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि आंगनवाड़ी के जो बेनिफिशियरीज़ है उनको आइडेंटिफाइड किया जाता है आधार कार्ड के बेसिस पे। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो आंगनवाड़ी का सिस्टम है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था 1975 में एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इस हिसाब से पहला गलत हो जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं कैसे। हाल में न्यूज़ में राइट टू फोन कैंपेन आया था जो कि आंगनवाड़ी सर्विसेज के द्वारा टेक ओवर किया जाता है, मतलब कैरी ऑन किया जाता है। तो आंगनवाड़ी जो है वो एक सेंट्रली से स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब आपको पता ही होगा कि इसमें कुछ स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है और उसमें कुछ सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन होता है। उसका कुछ रेशियो हो सकता है 50:50 का, 70:30 का। लेकिन जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है। तो इसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1975 में। और इसके अंदर क्या होता है कि एक 6 पैकेज का सर्विस दिया जाता है जिसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, प्री स्कूल नॉन यूनिफॉर्म एजुकेशन है, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप है, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन एंड रेफरल सर्विसेज। आधार कार्ड के द्वारा आंगनवाड़ी के सर्विसेज के बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो। Thank you for being here. Have a good day.